बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं किसी और के निकाह में हूँ। वो जमाल साहब के घुटनों पर हाथ धरे बैठी रो रो कर अपनी सफाई बयान कर रही थी। देखो राबी, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, लेकिन मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है। जमाल आफंदी सोफे पर पीछे टेक लगाकर बैठे रोबदार लहजे में बावर कराना नहीं भूले थे, जबकि पीछे खड़ी इनकी बेटी, इनकी बीवी गुलबानो परेशानी के आलम में बेटी को देख रही थी। बाबा मेरा यकीन करें, मैंने आपसे छुपकर अपने यूनिवर्सिटी फेलो से निकाह कर लिया था। वो चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा निकाहनामा कहाँ है? कोई सबूत पेश करो। ये कौन है जो अचानक से सामने आया है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुए 2 साल होने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस बार वो बेटी पर गर्जे थे। आप आप क्यों मुझसे गुनाह करवाने पर आमादा हैं बाबा? वो इनके हाथ थाम कर अपनी पेशानी पर रखती सिसक उठी थी। कल तुम्हारा निकाह और रुखसती दोनों हैं। अब मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इन्होंने बेटी को बुरी तरह से छिड़क दिया था, जबकि वो रोती रह गई थी, और इसके वालिदैन ने निकाह पर निकाह कराकर इसे रुखसत कर दिया था। वाबस्ता तेरे नाम से अज हुमा कुरैशी पार्ट 1। हेलो हैंडसम, वो शोख लहजे में बोलती मुकाबिल के साथ आ बैठी थी, जो खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठा था। पूरी क्लास अभी खाली थी। वो हमेशा की तरह सबसे पहले क्लास में आकर बैठ गया था, जबकि वो भी शरारत से साथ ही डेस्क पर आ बैठी थी। हाय, हमेशा की तरह रूखे अंदाजे में लफ्ज अदा किए गए थे। तुम पैदाइशी सड़ू हो या मेरी शक्ल देखकर मुंह पर 12 बज जाते हैं। ये इनका फर्स्ट सेमेस्टर था, और इस तमाम अरसे में बिलाल की अजीबो-गरीब सी हरकतों के बायस वो ना चाहते हुए भी इसकी जानिब राग़िब हो गई थी। आपका मसला क्या है मोहतरमा? हर वक्त मेरा पीछा क्यों लिए रहती हैं? इसने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा था, जो जीन्स की पैंट पर लॉन की शर्ट के साथ डेनिम जैकेट पहने, बालों को पुश्त पर बिखराए, चमकती आंखों में शोखी लिए इसे ही देख रही थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ बस। वही शरारत से भरपूर शोख लहजा। अब क्लास में मजीद स्टूडेंट्स भी आने लगे थे, और सबकी दिलचस्प निगाहें इन दोनों के वजूद का ही तवाफ कर रही थी। मगर क्यों? इस बार वो रुख फेर गया था और निगाहें सामने मरकूज कर रखी थी। बस वैसे ही। मुझे तुम्हारे जैसी डिसेंट पर्सनालिटी के बॉयज काफी पसंद हैं। वो उस शरारत के मूड में थी। मगर हमारे यहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता। वो एक बार फिर निगाहों का ज़ाविया तब्दील कर चुका था। ओह शरीफ बच्चा, वो कह कहा लगा गई। इतने में क्लास में प्रोफेसर आ गए थे। जभी वो सीधी होकर बैठ गई थी, जबकि बिलाल की तमाम तर तवज्जो सामने व्हाइट बोर्ड पर चलते प्रोजेक्टर की स्लाइड्स पर मरकूज थी। शहर कराची के पोश इलाके में कायम आलमगीर हाउस की सुर्ख ईंटों से बनी इमारत की पत्थरों से बनी रौद से अंदर आ जाए तो हन्नान आलमगीर के जाहो जलाल की आवाज़ें दरो दीवार तक हिला रही थी। बीजान गुस्ताखी माजरत चाहता हूँ, मगर क्या वाकई
हमारे घर की बहन बेटियां इस तरह के हुलिये में बाजारों में घूमती हैं जो चचा जान ने अपनी साहबजादी को इतनी आज़ादी दी हुई है। इसकी निगाह अपने चचाजाद पर गई थी जो मॉल में अपने दोस्तों के साथ खुद से लापरवाह हुलिये में घूम रही थी। हन्नान, मेरे शेर, वो तुम्हारे चचा की औलाद है। हमारा इस बच्ची पर कोई हक नहीं है। जब जमाल को ही कोई मसला नहीं है तो इन्होंने नर्म खोई से समझाना चाहा। वो इनकी बहन की पोती थी। दो अलग खानदान थे और खानदानी तनाज़े के बायस आफंदी खानदान से अब इनका मिलना मिलाना ना होने के बराबर ही था। खैर, मुझे इस लड़की को इस तरह शॉपिंग मॉल में देखकर शदीद गुस्सा आया था। अब आपकी चचा जान से बात हो तो ज़रा इन्हें इनकी बेटी के करतूतों से ज़रूर बाखबर कर दीजिएगा। वो दुरुस्त लहजे में गोया होता वहां से वॉकआउट कर गया था, जबकि वो हॉल में पड़े झूले पर बैठी पुरसोच निगाहों से इसे ही देख रही थी। वो इसका गुस्सा बखूबी समझती थी। भले वो मुंह से कुछ नहीं कहता था, मगर वो बखूबी जानता था कि वो इसकी बचपन की मंग थी और इसे ये हकीकत बताने वाली वो खुद थी। कजा के वो मंगनी बचपन में ही टूट गई थी, मगर फिर भी शायद वो इसे अभी तक अपनी मंग ही समझता था। सुनो, वो कैफेटेरिया में अकेला बैठा किताबों से दिल लगी में मसरूफ था, जभी वो भी इसके साथ आकर बैठी थी। जी कहिए, इसने निगाह उठाकर देखना जरूरी नहीं समझा था। यार, मेरी तरफ देखकर बात किया करो। ये क्या, बस किताबों को घूरते रहते हो? इसने मुंह बसोरा। प्लीज, आप मुझसे इस तरह बात ना किया करें। वो असली खुरदुरे लहजे में गोया हुआ था। भला किस तरह? वो आंखों में शोक सी चमक लिए हाथ थोड़ी तले टिका गई थी। इस तरह बेबाक लड़कियों की तरह। लड़कियां यूं खुद से किसी गैर महरम मर्द से मुखातिब होती अच्छे नहीं लगती हैं। इससे बावर कराना जरूरी समझा था। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे मिस्टर सड़ू? इसने तेज निगाहों से घूरा था। मैं किसी को मुफ्त के मशवरे देने का अहल हरगिज नहीं हूँ, इसने खुश्क लहजे में कहते नशिश छोड़कर कदम क्लास की जानिब बढ़ा दिए थे। सड़ू कहीं का, वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। वैसे है तो हैंडसम। इसकी सहेलियां साथ आकर बैठती शरारत से बोली थी। सो तो है, हा 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 हा, साथ ही कहका लगा गई। जबकि पिलर के अकाब में खड़े बिलाल ने जलती निगाहों से ये मंजर देखा था, जो अब आपस में खुसर फुसर करती बात बा बात कहका लगा रही थी। सियाह रंग थ्री पीस सूट में मलबूस वो इस वक्त एक ऑफिशियल डिनर में जाने के लिए रेडी होता खुद को बगौर जायजा ले रहा था। आईने में नजर आते अक्स को अकाबी निगाहों से जांचते इसकी निगाहों में वही मंजर चल रहा था, जहां वो हसीन परी इससे टकराने पर इसे सौ सौ बातें सुनाती अपने रास्ते हो गई थी। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा लड़की, वो खुद से बड़बड़ाता अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। लगभग 6 फीट की बुलंद कदामत, हल्के भूरे बालों को पीछे सेट कर रखा था। हल्की गंदुमी रंगत, वो वजाहत और शुजाअत का पैकर एक खूबरू मर्द था। गहरी सियाह आंखें जिनमें हम वक्त संजीदगी कायम रहती थी। बिलाशुबा वो इस खानदान का सबसे खूबसूरत और दिलेर मर्द था, मगर आजकल इसका दिल जिस दिलरुबा में अटका हुआ था, इसने इसके औसान झंझना कर रख दिए थे। वक्त आने दीजिए मैडम, हम आपको अपने तरीके से सारे तौर तरीके सिखा देंगे। वो खुद साख्ता बड़बड़ाहट समेत वहां से वॉकआउट कर गया था। अम्मा,
आज खाने में क्या बनाया है? वो अभी यूनिवर्सिटी से लौटा था, जहाँ इसकी माँ खाना बनाने में मसरूफ थी। बेटा, तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बना रही हूँ। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। वो मुस्कुराकर इनके माथे पर बोसा देता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। ये 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें वो दोनों माँ बेटे अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे। बिलाल इनका इकलौता बेटा था। शौहर के बाद शौहर के इंतकाल के बाद इन्होंने सारी जमा पूंजी इसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। देखो, आज तो मैं इस सड़ू को मना कर ही दम लूंगी। वो जोश में बोलती इसके साथ चलने लगी थी, जो आईटी टावर की तरफ जा रहा था। बिलाल, इसने रोज की तरह पुकारा था। क्या हुआ? इसने सर्द लहजे में पूछा था। कुछ खास नहीं, सिवाय इसके आज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे हो। इसने मुंह बनाया था। उफ! वो सर झटक गया। और मेरी दोस्ती और मेरी दोस्ती करने से क्या होगा? वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैं ना अपनी दोस्तों से शर्त जीत जाऊंगी, जिनके मुताबिक तुम जैसे सड़ू से दोस्ती करना नामुमकिन है। बिलाल एक लम्हे को ठहर गया था और एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाली थी। वो आज पहली बार इसे यूं गौर से देख रहा था। दराज कद, शोल्डर कट सुरमई बाल, सुरमई रोशन आंखों पर साया फिगन दराज पल के, उजली रंगत, भरे भरे गाल और उठी हुई मगरूर नाक। बिलाशुबा वो लड़की एक नज़र में किसी को भी अपना असीर कर सकती थी। ओके, चलो कर लेते हैं तुमसे दोस्ती, लेकिन इसके बाद तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी ना? वो आईब्रो उठाए सवाल कर रहा था। तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगी, मगर कभी कभी की तो इजाजत है ना? वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। शायद वो आज पहली बार मुस्कुराया था और राबी इसे मुस्कुराता देख खिलखिला कर हंसती थी। वो आज सालों बाद आलमगीर हाउस आया था, जहां बीजान इसे देखते ही सीने से लगाया था। कैसी हैं आप? वो सवालिया गोया हुआ था, साथ ही इनके हाथ चूमे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बेटा, तुमने तो आना ही छोड़ दिया है। वो रंजीदा लहजे में गोया हुई थी। आप तो जानती हैं सब। वो पास ही बैठ गया था, जभी वहां हन्नान आलमगीर दाखिल हुआ था और सीधी निगाह इनसे जा टकराई थी। जो बीजान के पास बैठा इनका प्यार बटोर रहा था। हन्नान की आंखें जलने लगी थी। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? वो दुरुस्त लहजे में बोलता करीब आया था। हन्नान, ये मुझसे मिलने आया है, इन्होंने कमजोर से लहजे में कहा था। मगर क्यों? क्या इसको और इसकी माँ को, मेरी माँ को बर्बाद करके सुकून नहीं मिला, जो ये रोज मुझे अजियत देने यहाँ आ जाता है? वो तेज लहजे में वो राया था। मैं यहाँ सिर्फ पीचान से मिलने आया हूँ, कुछ देर में चला जाऊंगा। वो सपाट लहजे में गोया हुआ था। बेहतर है कि यहाँ ना आया करो। तुम्हारे जैसे नजर और नीयत के खराब शख्स को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में हमारी जवान माँ बहनें रहती हैं। वो हद से ज्यादा सफाक लहजे में गुर्राया था। बिलाल की रंगत सुर्ख पड़ गई थी। हन्नान, बीजान ने से टोका। माँ जान, इस घर में मेरी 2 बहनें रहती हैं और इस शख्स का मुझे कोई भरोसा नहीं। इसकी माँ जिस जगह से थी, ये खुद भी, और वो अभी बोल ही रहा था कि बिलाल ने उठकर इसके मुंह पर मुक्का चढ़ दिया था। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? घर की खवातीन भी भाग कर बाहर आई थी, जहां अब हन्नान गुस्से से इसे घूरता मारने के दर पर था।
जिसे चची जान ने आगे बढ़कर रोक लिया था। ये क्या बदतमीजी है हन्नान, भाई है आपका। बीजान ने इसे गुरका था। इसने पहले मुझ पर हाथ उठाया है बीजान। पहले तुम जैसे घटिया शख्स ने मेरी माँ के बारे में क्या बकवास की है। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ बीजान, मगर अपनी माँ की तस्दील मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। वो पहली बार इस कदर तेज आवाज में वो राया था। बिलाल, मेरा बच्चा, आप जाएं यहाँ से। इन्होंने सुर्ख चेहरा लिए खड़े बिलाल को देखा और जाने का कहा, जिसे हनान सुर्ख आंखों से घूर रहा था। हाँ, जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें बहन बेटी वाले घर में बिठाया जाए। तुम एक बेगैरत आदमी हो, दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालने वाली बेहया माँ के बेटे, बदनजर, बदकिरदार। वो गुस्से में मुसलसल बड़बड़ा रहा था, जबकि वो जलती आंखों में खून लिए वहां से निकल आया था। इनकी इस दोस्ती को देखते ही देखते 4 साल गुजर गए थे। यूनिवर्सिटी खत्म होने को आई थी। बिलाल और राबेल की दोस्ती से पूरी यूनिवर्सिटी वाकिफ थी। इस तमाम अरसे में इस दोस्ती को यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा हाथ राबेल का था। आज यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी दिन था। बिलाल, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? वो दिल ही दिल में इससे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इजहार में झिझक आड़े आ रही थी। पता नहीं, वो रूखे लहजे में बोला था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो इस कदर अचानक से बोली थी कि एक लम्हे को तो वो साकत सा ठहर गया था। क्या? क्या कहा तुमने? बिलाल को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। यही कि तुम मुझसे शादी करोगे बिलाल? नहीं, वो सपाट लहजे में बोला था। प्लीज बिलाल, हम अभी निकाह कर लेते हैं, फिर जब तुम्हारी कोई अच्छी सी जॉब लग जाएगी तो तुम रिश्ता लेकर आ जाना। मेरे बाबा मेरी शादी खानदान में किसी से कर देंगे। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। वो मुसलसल समझाने में कोशां थी। नहीं राबेल, ये गलत है। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। वो हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ था। प्लीज बिलाल, वो बोल ही रही थी कि इसके जहन में हन्नान आलमगीर के तल्ख लफ्ज घूम गए थे, जो वो अक्सर इसकी माँ के बारे में कहता रहता था। ठीक है, मगर तुम इस निकाह के बारे में जब तक किसी को नहीं बताओगी, मैं तब तक ना कहूँ। वो सपाट लहजे में गोया हुआ था। ओके। कुछ ही देर में वो दोनों निकाह के बंधन में बंध गए थे, जबकि वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। निकाहनामा बिलाल के पास था। वो आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए आने वाले कठिन वक्त से बिल्कुल बेखबर थी। डिग्री मुकम्मल हो गई थी। 2 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था। कॉन्वोकेशन वाले दिन की आखिरी मुलाकात के बाद इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। कुछ माह वो राब्ते में रहा और फिर वो अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गया था। राबेल ने इसे बहुत ढूंढा, मगर इसे ना मिलना था और वो ना मिला था। ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? आफंदी हाउस में मामूल के बरखिलाफ चहल पहल देख वो जरा हैरान हुई थी। सारे नौकर चाकर सभी किसी न किसी काम में जुटे हुए थे। तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसकी माँ ने शरारत से इसे छेड़ा था। व्हाट? ये क्या कह रही हैं मॉम आप? वो हवास फाख्ता हुई थी। क्या कुछ गलत कह रही हूँ? इन्होंने बेटी की हवनक हुई शक्ल देखी थी, जो ऐसी थी जैसे
अब रोई और तब रोई। मतलब कौन है और ये कब? आपने मुझे बताया भी नहीं। वो शिकवा किनार लहजे में बोली। तुम्हारी बड़ी दादी का पोता है ना, हन्नान आलमगीर। इसका रिश्ता, तुम दोनों का रिश्ता तो बचपन से तय था। बस बड़ों की वजह से वक्ती तौर पर टूट गया था। मगर जब बीजान ने दोबारा से रिश्ता डालने की बात की तो तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दिया। तुम तो जानती हो ना कि हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं करते। इन्होंने इस बार बेटी को संजीदा लहजे में बावर करवाया था। लेकिन मामा, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ते के नहीं बुला लिया। आज इसे सही मायनों में फिक्र हुई थी, क्योंकि निकाह के बाद से बिलाल का कुछ पता नहीं लग रहा था। ये सब तुम अपने बाबा से जाकर पूछो। वो तेजी से बोलती वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो भी भागते कदमों से ऊपर की जानिब पड़ी थी। बाबा, वो सीधी इस श्रेणी में आई थी जहां वो अमूमन आराम किया करते थे। जी बाबा की जान। इन्हें मोहब्बत से बेटी को देखा, जो पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई थी। मैं ये रिश्ता, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। वो शिकवा लहजे में बोलती पास आई थी। वो शुरू से इनके बहुत करीब रही थी। मेरी जान, अभी तो वो बस रिश्ता लेकर आ रहे हैं और तुम फिक्र मत करो। हन्नान अच्छा बच्चा है, इन्होंने मोहब्बत से पुर लहजे में कहा था। लेकिन बाबा, इसने कुछ कहना चाहा था। जमाल साहब, नीचे आ जाएं, मेहमान आ गए हैं। गुलबानो ने आकर इत्तला दी तो वो होंठ भींच कर रह गई थी। आफंदी हाउस के ड्राइंग रूम का मंजर ही अलग था। सब अपनी नशस्तों पर विराजमान थे, जबकि सब बड़ों के चेहरों पर खुशी रक्सा थी। बीजान बाकायदा रिश्ता डालने की नीयत से अपने साथ शुगन के सैकड़ों चीजें और मिठाई के टोकरे लेकर आई थी। तो बस जमाल, अब तुम मुझे शादी की तारीख दो। और हाँ, शादी बस इसी महीने में करेंगे। इन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया था। बीजान, आपने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया है। पहले आप ये बताएं कि आपको अपनी पोती कैसी लगी? इन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफसार किया था। लो भला, कैसी लगती है? हमारी पोती है, इसने तो अच्छा ही होना था। सबका ही कह कहा बेसाख्ता था। वो सबसे मिलकर कमरे में जाकर बंद हो गई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, जबकि राबेल की जान हलक में आई हुई थी। वो मुसलसल इस रिश्ते के लिए इनकारी थी, मगर बाप की वजह से लफ्ज लबों से अदा होने से इनकारी थे। और वो बताती भी क्या, जिस शख्स से वो निकाह कर बैठी थी, जो बुज़दिल तो ना जाने कहाँ जा बैठा था। मामा प्लीज इस निकाह को किसी भी तरह रोक दे। 4 रोज बाद इनका निकाह था और राबेल ने रो रो कर हशर बुरा किया हुआ था। राबेल, अल्लाह को मानो, तुम्हारे बाप को तुम्हारे इन तमाशों का पता चल गया ना, तो एक लम्हा लगेगा इन्हें सारा लाड प्यार भाड़ में झोंकने में। इन्होंने बेटी को लताड़ा था। ममा, इसने रोती निगाहों से इन्हें देखा। क्या ममा? इस बार वो सख्ती से बोली थी। मैं 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 पहले ही निकाह कर चुकी हूँ। इस बार वो रोती हुई बोली थी। क्या बकवास है ये? वो दुरुस्त लहजे में बोली थी। सच बोल रही हूँ। वो रोते हुए बोल रही थी। किससे निकाह किया है? इन्होंने खौफजदा लहजे में बोला। ममा, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है।
हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ था। गुल बानो ने इसे मशकूक निगाहों से देखा था। बकवास ना करो राबेल, इन्होंने बेटी को घूरा, जो शायद अब झूठ से काम ले रही थी। ममा, ममा, शट अप! वो इसे झड़क कर कमरे से बाहर निकल गई थी। दिन तेजी से गुजर गए थे। कल इसका निकाह था। वो किसी सूरत निकाह पर निकाह का गुनाह नहीं कर सकती थी। यहाँ सब सोचते हुए वो हिम्मत से बाप के पास आई थी ताकि इन्हें हकीकत बता सके। बाबा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं किसी और के निकाह में हूँ। वो जमाल साहब के घुटनों पर हाथ धरे बैठी रो रो कर अपनी सफाई बयान कर रही थी। देखो राबी मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, लेकिन मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने तय की है। जमाल अफंदी सोफे पर पीछे टेक लगा कर बैठे रोबदार लहजे में बावर कराना नहीं भूले थे, जबकि पीछे खड़ी इनकी बीवी गुलबानो परेशानी के आलम में बेटी को देख रही थी। बाबा, मेरा यकीन करें, मैंने आपसे छुप कर अपने यूनिवर्सिटी फेलो से निकाह कर लिया था। वो चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा निकाह नामा कहाँ है? कोई सबूत पेश करो। ये निकाह जो अचानक से सामने आया है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुए 2 साल होने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस बार वो बेटी पर गरजे थे। आप आप क्यों मुझसे गुनाह करवाने पर आमादा हैं बाबा? वो इनका हाथ थाम कर अपनी पेशानी पर रखती सिसक उठी थी। कल तुम्हारा निकाह और रुखसती दोनों हैं। अब मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इन्होंने बेटी को बुरी तरह से झिड़क दिया था जबकि वो रोती रह गई थी, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया था। और भला यकीन करके किया भी क्या जा सकता था? इनकी शादी की खबर पूरी बरादरी में फैल गई थी। किसी को भी इत्तला का मतलब महज जग हंसाई था। ममा, कुछ देर में इन दोनों का निकाह था। इसने एक आखिरी सी कोशिश की थी कि शायद माँ को रहम आ जाता। राबेल, खामोश हो जाओ। तुम्हारे ससुराली बाहर ही बैठे हैं। किसी ने सुन लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इन्होंने दपट कर बेटी को खामोश करा दिया था, जबकि वो हिचकियों से रोने लगी थी। सांस बंद होने के दर पर था। वो ये क्या गुनाह करने जा रही थी? सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा था। अरे अरे, हमारी बहू निकाह से कब ही ऐसे रोने लग गई है। मेरी बच्ची, सब्र रखो। अपने ही घर जा रही हो गया कर। बीजान जो भी कमरे में दाखिल हुई थी कि इसे सिसकियों और हिचकियों से रोता देख फौरन दिलासा देने लगी, जो अभी भी सिसकियां ले रही थी। देखे ना बीजान, मुसलसल रोए जा रही है, जबकि इसकी वजह से इसके बाबा ने निकाह आज ही रख लिया कि कल बैंक्वेट से आसानी से रुखसती हो जाए, वरना इसने रो रो कर हालत बुरी कर लेनी थी। गुलबानो ने फौरी बात संभाल ली थी, जबकि वो नम निगाहों से माँ को देख रही थी, जो इस वक्त ससुराल से आए हुए सफेद जोड़े में मलबूस थी, जबकि सर पर सुर्ख दुपट्टा डाल रखा था। बस अभी निकाह खां आ रहे हैं। बेटी, तुमने खुशी खुशी रजामंदी देनी है। ये तो खुशी का सौदा होता है। बस ज्यादा नहीं रोते। तुम्हारा अपना घर है वो भी। वो शफकत और नरमी से इसके सर पर हाथ रखती वहां से निकलती चली गई थी। राबेल जमाल आफंदी, वन जमाल आफंदी, आपका निकाह हन्नान कमाल आलमगीर वल्द कमाल आलमगीर के साथ बाएवज 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त तो गवाहान की मौजूदगी में होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के लफ्जों पर राबेल के जिस्म में खलबली सी मच गई थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। जो निकाह पर निकाह का गुनाह करने जा रही थी, अल्फाज हलक में ही अटक गए थे।
نیٹ کے سرخ دوپٹے کے پاس سے سامنے نظر آتا اپنے باپ کا عکس دیکھا تھا، جو پریشان نظر آ رہے تھے، جبکہ ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ اسی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بھلا وہ اتنی بڑی بات جھوٹ بول سکتی تھی کیا؟ وہ مسلسل اپنے دونوں ماں باپ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ دیں اور یہ نکاح رک جائے۔ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دل میں آیا کہ جھٹ سے بول دے نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں ہے، مگر پھر باپ کی دھمکی یاد آتے ہی اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری بار پوچھنے پر اس کے سسرال والوں میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ چپ، دلہن چپ ساتھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رابیل بیٹا جواب دیجیے۔ باپ کے تنبیہ لہجے پر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خفیہ نکاح تو کر چکی تھی، مگر اس کو ثابت کرنے کی، نبھانے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ قبول ہے۔ باپ کی عزت، سماج کا خوف اور اس بزدل شخص کا نکاح کے بعد فرار ہو جانا، رابیل آفندی کی سانسیں کھینچ گیا تھا۔ قبول ہے کا لفظ ادا ہوتے ہی اس کی روح تو جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ نیچے اب بس بے جان جسم تھا، جسے جب خود سے لگاتے مبارکباد دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھترا گئی تھی، جبکہ جمال آفندی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ آئندہ سارا دن وہ بس پتھر کی مورت بنی رہی تھی۔ زبردستی یہ نکاح کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر التجا دم توڑ گئی تھی۔ شام کو پارلر کے بعد وہ سیدھی بینکویٹ پہنچی تھی، جہاں سے اس کے ماں باپ اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر آتے، دنیا کے سامنے اپنے فرض سے سبکدوش ہوتے سرخرو ہو گئے تھے، گویا انہوں نے بیٹی کو عزت سے بڑھا کر کوئی مار کا سر کر لیا تھا، مگر بیٹی کو کسی آزمائش کی بھٹی میں جھونک چکے تھے، اس کا انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ عالمگیر ہاؤس کے کشادہ اور عالی شان بیڈ روم کے جہازی سائڈ بیڈ کے عین وسط میں سوکس جوڑے زیب تن کیے دلہن بنی بیٹھی وہ مہاجبین لڑکی نظر جھکائے بیٹھی پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ آئندہ صورتحال کا سوچتے ہی دل لرز رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے میرے مالک، مجھے موت دے دے، میں نہیں جینا چاہتی، مجھے مجھے موت دے دے۔ وہ مسلسل اپنے لیے موت کی دعائیں کر رہی تھی، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، جبکہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ رابیل کو لگا تھا اس کی روح نکل جائے گی، اسے کچھ ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور جس وقت سے وہ ڈر رہی تھی وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ سرخ گھونگھٹ کے اس پار چہرہ جھکائے بیٹھی وہ مزید خود میں سمٹ گئی تھی، جبکہ وہ اسے خاموش دیکھ شیروانی کے بٹن کھول کر ایک طرف کو رکھتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ رابیل؟ وہ اس سے سوالیہ گویا ہوا، جو اب بھی خاموش تھی۔ جبھی حنان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا تھا، دوپٹہ ماتھے پر پلٹتے ہی اس کا دو آتش روپ واضح ہوا تھا، مگر آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ذرا اچنبھے سے پوچھا تھا۔ شاید وہ ماں باپ کو یاد کر رہی تھی، مگر وہ تو زاروں قطار ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا رابیل؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گی؟ اب وہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ وہ مزید خود میں سمٹتی پیچھے کو کھسک چکی تھی۔ اس نے اس کا یہ انداز شدت سے نوٹس کیا تھا۔ کیا آپ کیا اس شادی میں آپ کی رضامندی شامل نہیں ہے؟ اسے تو اب یہی لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی، جبکہ آنسوؤں سے تر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ پلیز پہلے آپ خاموش ہو جائیں اور جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتائیں۔ اس نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی تھی۔ حنان بتک کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس کہہ رہی ہو آپ؟ کیا آپ نے نکاح کے وقت اپنی رضامندی نہیں دی تھی؟ حنان کو تو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ کیا یہ نکاح مولوی صاحب نے بغیر رضامندی لیے بھی پڑھا کر مکمل کر دیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بار اس نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ مقابل شخص کو اس رشتے کے تقاضے نبھانے کی نہ اجازت دے سکتی تھی نہ مزید گناہ کے مرتکب ہو سکتی تھی۔ تو پھر آپ کو علم بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس نے گرکا تھا جو بے دردی سے گال رگڑتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ناک کی نت بے دردی سے نوچ کر اتاری تھی، ساتھ ہی کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار کر ایک طرف کو پھینکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا رویہ دیکھ حنان کا دماغ آؤٹ ہو رہا تھا۔ میں اگر آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ تحمل سے میری باتیں سنیں گے؟ اب وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے گویا اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ میں پہلے سے کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ حنان پر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ شدید لہجے میں گرجا تھا۔ وہ سہم کر بیک گراؤنڈ سے چاپ چپکی تھی۔ یہ آپ پلیز پہلے تحمل سے میری بات سن لیجئے۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ کیا بات سنوں میں آپ کی؟ معلوم بھی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے درست لہجے میں استفسار کیا تھا۔ دیکھیں میں نہ خود کو اور نہ ہی آپ کو گنہگار کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز آپ میری بات سن لیجئے۔ حنان کتنی ہی دیر سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اسے بولنے کا موقع دیا۔ بولو کیا بولنا چاہتی ہو؟ لہجے میں بلا کی سردگی تھی، جبکہ وہ شروع سے لے کر اب تک کی ساری رودات سناتی اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کے لفظوں نے غیرت پر کاری وار کیا تھا۔ آنکھیں ضبط کی سرخی سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس شادی میں قطعی میری رضا شامل نہیں تھی۔ وہ اب روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ معلوم بھی ہے کیا بکواس کی ہے آپ نے میرے سامنے۔ ابھی اگر میں جا کر گھر والوں کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ حنان نے انگارے چباتے لہجے میں سوالیہ استفسار کیا تھا۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم اگر میں نے یہ فضول سا نکاح نہ کیا ہوتا تو اپنے باپ کی مرضی میں خوشی خوشی راضی ہو جاتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو حنان استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ تو برا پھنس گیا تھا۔ میں میں نہیں جانتی۔ بتانے کا مقصد بس اتنا تھا کہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، مگر مجھے بلال کا بھی کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اپنے باپ کو کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتی۔ وہ کترائے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو کیا آپ ساری زندگی میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں کہ بس ایک بار بلال کو ڈھونڈ لیں۔ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ پھر جو آپ کا فیصلہ، وہ سر جھکا کر بولی تو حنان سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جب تک یہ سب مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو ہمیں گھر والوں کے سامنے میاں بیوی بن کر ہی رہنا ہوگا، مگر اس کمرے میں آپ اپنی حدود میں رہیے گا۔ میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، آپ سکون سے سو سکتی ہیں۔ وہ روکے لہجے میں بولتا اسٹڈی میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ باہر بیٹھی لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی چچا کی بیٹی تھی۔
اس کمرے سے باہر بات نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات پوری برادری میں پھیل جاتی اور اس کا چچا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور کم سے کم وہ اپنے چچا کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پیچھے بیٹھی رابیل مسلسل روتی سسکتی اب باقی کی تمام جولری اتار رہی تھی۔ کاش کہ میں نے تم جیسے بےہودہ شخص سے نکاح ہی نہ کیا ہوتا، کاش میں نے تم جیسے بزدل مرد سے شادی ہی نہ کی ہوتی۔ وہ خود ساختہ طور پر خود ہی بڑبڑائے جا رہی تھی، جبکہ اس سیڑھی میں خود کو بند کیے بیٹھا حنان طیش میں پاگل ہوتا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جاری ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے کہانی کیا موڑ لے گی؟ بلال مل جائے گا یا حنان طلاق دے دے گا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے، ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔